पूंजीवाद का उदय। सभी के बाद जब ज्यादा माल बनने लगा तो समुद्री मार्ग को क्या खोज हुआ, क्योंकि जब सामान ज्यादा हो जाएगा तो उसको बेचने के लिए दूसरे महाद्वीप में दूसरे बाजार की आवश्यकता उत्पन्न हुई। इसके लिए समुद्री मार्ग की खोज हुई। यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच में व्यापार का नया युग आरंभ हुआ और समुद्री मार्ग से पूर्वी देशों में लोग व्यापार करने के लिए व्यापारी जाने लगे और अकेले एक व्यक्ति को जहाज द्वारा माल ले जाना, यात्रा करना संभव नहीं था। इसलिए क्या हुआ, बहुत सारे व्यापारी वर्ग एक साथ एकत्रित आए और उन्होंने व्यापार करना प्रारंभ हुआ। क्योंकि एक साथ जाते थे तो समुद्री मार्ग में लुटेरे, समुद्री लुटेरे का डर रहता था और कई सारे संकटों का सामना करना पड़ता था। इसलिए सभी व्यापारी एक साथ जाकर अपना व्यापार करना प्रारंभ किया और इसी तरह समभाग पूंजीवाद में कई व्यापारी कंपनियों का उदय हुआ। समभाग पूंजी वाली मतलब जो आज शेयर होता है ना, एक शेयर, 2 शेयर, 4 शेयर, मतलब सभी लोग बराबर बराबर मात्रा में पूंजी लगा के ज्यादा माल बना के सभी लोग, उसमें जो फायदा होता था सभी व्यापारी को मिलता था। तो ऐसी ही कंपनियों का उदय हुआ। पूर्वी देशों के साथ चल रहा व्यापार लाभदायी था। जो यूरोपीय देश लोग पूर्वी देशों से जो व्यापार करते थे, जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, इनके साथ जो व्यापार करते थे इनसे इनको बहुत ही फायदा हुआ। इस व्यापार द्वारा आर्थिक संपन्नता बढ़ी थी, उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल रहा था, पैसा मिल रहा था, उनकी संपन्नता बढ़ रही थी। परिणाम तो यूरोप के शासन, यूरोप के जो राजा लोग थे वो कंपनियों का क्या करने लगे, सैनिक संरक्षण देने लगे और व्यापारियों को सुविधाएं देने लगे। इस तरह ज्यादा से ज्यादा लोग व्यापार करने लगे क्योंकि राजाओं को फायदा होता था और यूरोप के देशों में ज्यादा धन संचय में वृद्धि होने लगी, उनके पास ज्यादा धन बढ़ने लगा और वो क्या किया, वहां के राजा लोग, व्यापारी लोग, वो जो धन फायदा होता था उसका उपयोग फिर व्यापार में करते थे, फिर उसको बेचते थे, फिर उनको पैसा मिलता था, फिर जो पैसा मिलता था फिर उससे व्यापार करते थे। इस तरह से उनका उद्योग धंधों का विकास किया जाने लगा और इस तरह से यूरोपीय देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। यानी पैसा लगा के व्यापार करना, फिर ज्यादा पैसा आना, फिर व्यापार करना, फिर ज्यादा पैसा आना, इस तरह उनके मन में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय। उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का अर्थ जानते हो बच्चों? अच्छा, चलो मैं इसका सरल सा बताती हूँ। उपनिवेशवाद का मतलब होता है किसी भी स्थान पर कब्जा करना। क्या करना? कब्जा करना। जैसे मान लो ये घर मेरा है और इस घर में आके कोई दूसरे लोग आके इस घर पे आके मेरा ताला निकाल के अपना ताला लगा दे, बोलेंगे ये घर मेरा है। इसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। यानी किसी देश में कुछ लोगों द्वारा भू प्रदेश के विशिष्ट क्षेत्र पे बस्ती बसाने को उपनिवेशवाद करना कहते हैं। यानी मान लो एक उदाहरण में देती हूँ, समझ लो कि इंग्लैंड है, इंग्लैंड हमारे देश में आए और उन्होंने क्या किया, पहले व्यापार करने के लिए एक गोदाम बनाया कि मेरा सामान इस गोदाम में रहेगा, मैं यहाँ बेचूंगा। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, हमारे देश पर कब्जा कर लिया, यानी हमारे देश में उपनिवेश स्थापित कर लिया। इसको क्या कहते हैं? उपनिवेश स्थापित करना। किसी भी आर्थिक सैनिक दृष्टि से बलशाली देश अपने सामर्थ्य के बल पर किसी भूप्रदेश पर व्याप्त भूभाग पर राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना उपनिवेशवाद कहलाता है। जैसे अंग्रेज आए, अंग्रेजों के पास पैसा भी था, सैनिक भी थे, ज्यादा हमसे ज्यादा थे, हथियार भी था, तो उनके पास ताकत था, बलवान थे, बलशाली थे और अपने सामर्थ्य के बल पे उन्होंने क्या किया, हमारे भारत भूभाग पे उन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद अपना अधिकार स्थापित करने को क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। यूरोपीय देशों को इसी उपनिवेशवादी मानसिकता में साम्राज्यवाद, यूरोपीय लोग आए और उन्होंने उपनिवेश स्थापित किया। उपनिवेश स्थापित करने के बाद क्या किया, उन्होंने अपना साम्राज्य चलाना शुरू किया। उनके मन में साम्राज्यवाद का उदय हुआ। अब साम्राज्यवाद का लगभग उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में थोड़ा ही फर्क है। साम्राज्यवाद का मतलब होता है किसी विकसित राष्ट्र, यानी इंग्लैंड विकसित राष्ट्र देश है
और अविकसित देश कौन था? भारत था पहले। अब तो विकासशील है ना। तो अविकसित जैसे अफ्रीका हो गया और अमेरिका हो गया, अमेरिका तो अभी है, जैसे भारत हो गया, अफ्रीका हो गया। तो मतलब कहने का मतलब यह है, जो विकसित राष्ट्र है और अविकसित राष्ट्र पे अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं और नया अपना उपनिवेश स्थापित करके अपना नियम कानून चलाते हैं, उसको क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब होता है, फिर से अब सरल शब्दों में समझा रही हूं, साम्राज्यवाद का मतलब होता है किसी स्थान पर अपना कब्जा करना और वहां पर अपना शासन चलाना, उसको क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में अनेक यूरोपीय राष्ट्र इस साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के शिकार बने। एशिया महाद्वीप और अफ्रीका, हम कौन से महाद्वीप में रहते हैं? हमारा भारत देश कौन सा महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में ना। तो एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में के जो देश थे उस पर किसने कब्जा किया? यूरोपीय राष्ट्रों ने, जैसे इंग्लैंड हो गए। हाँ, तो हमारे देश पे कब्जा किया और वहां पे अपना शासन चलाना शुरू किया। अंग्रेज आए, अंग्रेज आने के बाद उन्होंने क्या किया? हमारे देश पे कब्जा किया और हमारा जो नियम कानून था, हमारा सारा चीज बदल के उन्होंने अपना नियम कानून चलाया, उसको साम्राज्यवाद कहते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का भारत में साम्राज्यवाद। भारत में अपना व्यापार करने के लिए बहुत सारे देश में होड़ मची थी। सभी यूरोपीय देश चाहते थे मैं यहाँ पे व्यापार करूं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाऊं, अपने देश को अमीर बनाऊं या संपन्न बनाऊं। ऐसी प्रतियोगिता सारे यूरोपीय सत्ताओं पर चल रही थी। सभी देश चाहते थे कि मैं भारत से व्यापार करूं। 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत पे व्यापार करने के लिए आए और उन्होंने यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने सबसे पहले, जहां उस समय हमारे देश में मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था, तो उनसे अनुमति प्राप्त करके उन्होंने क्या किया? सूरत में गोदाम स्थापित की। गोदाम इसलिए बनाया ताकि उनको माल रखने में आसानी हो, माल वहां से निकाल के बेच सके। तो जहांगीर से उन्होंने किसकी अनुमति ली? गोदाम बनाने की अनुमति ली, व्यापार करने की अनुमति ली। इस कंपनी द्वारा इंग्लैंड के साथ व्यापार चलती है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसका व्यापार भारत से इंग्लैंड के साथ व्यापार चलता रहा। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष। उस समय अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों यूरोप के थे, यूरोपीय व्यापारी थे और दोनों में होड़ मची हुई थी कि मैं व्यापार करूं भारत में। अंग्रेज चाहता था मैं व्यापार करूं, फ्रांसीसी चाहता था मैं। दोनों जन उन पे कांटे की टक्कर थी और वो दोनों जन हमेशा मतलब चाहते थे ज्यादा से ज्यादा मैं व्यापार करूं। और इस प्रतिद्वंदता के कारण अंग्रेज और फ्रांसीसियों में 3 बार युद्ध हुआ और इस युद्ध को हम कर्नाटक युद्ध के रूप में जानते हैं। इस युद्ध को क्या कहते हैं? कर्नाटक युद्ध। और पहले 2 युद्ध में तो जो हुआ तो हुआ, लेकिन तीसरा जो युद्ध हुआ फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में, तो इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए और फ्रांसीसी हार गए। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया यानी अंग्रेजों के सामने कोई प्रबल यानी मजबूत कोई व्यापार करने वाला प्रतिस्पर्धी नहीं था, खाली फ्रांस ही था और फ्रांस भी हार गया अंग्रेज से। तो अब खाली हमारे देश में, भारत में व्यापार करने के लिए खाली अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक मजबूत कंपनी थी जो हमारे देश से व्यापार कर रहा था। बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की नींव रखी गई। बंगाल प्रांत भारत का बहुत ही समृद्ध प्रांत था। यहाँ आर्थिक रूप से पूरी तरह से संपन्न था, धनवान था बंगाल जो प्रांत क्षेत्र था। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना और नवाब बनने के बाद उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने मुगल शासक बंगाल प्रांत के व्यापारिक सुविधा प्राप्त की थी। बंगाल का शासक बना। बंगाल का शासक बनने के बाद जो यहाँ के जो व्यापारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उनको व्यापारी सुविधा मिली थी कि वो लोग बंगाल में अपना व्यापार कर सकते हैं। लेकिन ये अधिकारी जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे,
उनको जो सुविधा मिलती था उसका दुरुपयोग करते थे। अंग्रेजों ने क्या किया, जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनकी अनुमति लिए बगैर जो उनका गोदाम था बंगाल का, जो कोलकाता में गोदाम बनाया था, उसके चारों तरफ परकोटा बना दिया, बाढ़ यानी दीवार जैसे बना दी, बिना पूछे बिना अनुमति लिए। अभी हमको कोई जगह दिया है रहने के लिए तो हमको क्या करना, कुछ अगर हमको चेंज करना है या कुछ करना है तो हमको उनका अनुमति लेना होता है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अनुमति नहीं लिया और अपने मर्जी से उसका चारों बाजू उन्होंने क्या किया, एक बाण यानी एक दीवार जैसा उन्होंने खड़ा कर दिया। इसके लिए सिराजुद्दौला को जब पता चला तो उन्होंने क्या किया, उनको गुस्सा आया, उन्होंने आक्रमण किया और जो कोलकाता का गोदाम था उसको अपने नियंत्रण में ले लिया। और इस घटना से अंग्रेजों के अंदर जो था गुस्सा या असंतोष फैल गया। रॉबर्ट क्लाइव ने इसका बदला जो है कूटनीति का सहारा लेते हुए किया। उसने क्या किया कि जो सिराजुद्दौला था उसका सेनापति मीर जाफर था, उसको क्या किया, उसको लालच दिखाया, प्रलोभन दिखाया, यानी उसको लालच दिखाया और उसको अपने पक्ष में कर लिया। किसने किया, रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज ने क्या किया, सिराजुद्दौला का सेनापति को अपने पक्ष में कर लिया। 1757 की पलासी में लड़ाई में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की सेनाएं आमने सामने आ गई, परंतु मीर जाफर ने क्या किया, उसने अपनी सेना को युद्ध में भाग ही नहीं लिया और इसके कारण क्या हुआ, सिराजुद्दौला की पराजय हुई। यानी दोनों सेना आमने सामने हो गई, एक लड़ रहा और एक को सेनापति इजाजत नहीं दे रहा है कि तुम जाके लड़ो, तो क्या हुआ, इस तो सेना लड़ाई की ही नहीं, इस तरह से सिराजुद्दौला की हार हो गई। अंग्रेजों के समर्थन से मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। अंग्रेजों का साथ मिला क्योंकि उसने अंग्रेजों को जिताया। उसके बाद मीर जाफर को क्या बनाया गया, सिराजुद्दौला हार गया तो उसकी जगह पे बंगाल का नवाब कौन बना, मीर जाफर। और आगे चल के उसके विरोध किए जाने पर आगे चल के मीर जाफर ने भी अंग्रेजों का विरोध किया, तो मीर जाफर को हटा के उसी के दामाद यानी मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब का मतलब होता है राजा, नवाब बनाया। और मीर कासिम ने अंग्रेज को अवैध मतलब गैर कानूनी व्यापार, मीर कासिम ने क्या किया, अंग्रेज का जो गैर कानूनी व्यापार कर रहे थे तो उसकी रोकथाम करने का प्रयास किया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, मीर कासिम को हटा के अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब का पद प्रदान किया। यहाँ थोड़ा रोंग है बच्चों। मीर कासिम ने अंग्रेजों के व्यापार की रोकथाम का प्रयास किया तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को नवाब का पद प्रदान किया। बंगाल में जो अंग्रेजों की गतिविधियां चल रही थी उस पर अंकुश रखने के लिए मीर कासिम को हटा दिया। तो मीर कासिम, अयोध्या के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलमीन तीनों जन ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का अभियान चलाया। 1764 में बिहार के बक्सर नामक स्थान पे यह युद्ध हुआ। जो कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम तीनों जन मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। कहाँ पर हुआ, बिहार के बक्सर में 1764 में यह युद्ध हुआ। और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए और इस युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि हुई और इस संधि के अनुसार सूबे में दीवानी, अर्थात दीवानी का मतलब होता है टैक्स इकट्ठा करना, यानी राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ। इस प्रकार भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव बंगाल में रखी गई। यानी अंग्रेजी सत्ता को सबसे पहले कहाँ पर शुरुआत हुई, बंगाल में। अंग्रेज मैसूर संघर्ष। मैसूर में हैदर अली का शासन था। हैदर अली की विद्रोह करके मैसूर को अपने अधिकार में कर लिया। अंग्रेजों ने क्या किया, हैदर अली का विद्रोह किया और अपने अधिकार में कर लिया। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा था, किसका बेटा, हैदर अली। हैदर अली का बेटा कौन था, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। उसने अंग्रेजों के विरुद्ध पूरे प्राण लगा के युद्ध किया
और अंत में 1799 में श्रीरंगपट्टम में हुए युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, यानी वीरगति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अंग्रेजों का मैसूर पर अधिकार हो गया, यानी बंगाल में अधिकार हुआ, बंगाल के बाद मैसूर में भी अंग्रेजों का अधिकार हुआ। सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार। भारत में अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेज पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम और उत्तर के बीच की सीमा की ओर मुड़े। उनको यह भय था कि रूस जो है अफगानिस्तान से आक्रमण करेगा। अंग्रेजों को यह भय था कि रूस जो है कभी भी अफगानिस्तान के रास्ते से आकर हमारे अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर सकता है। परिणाम तो अंग्रेजों का क्या, अफगानिस्तान पर अपना प्रभाव स्थापित करने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान पे अपना कब्जा करना चाहिए। अफगानिस्तान पे जाने वाले मार्ग जो है सिंध से होकर जाते थे। अंत में सिंध का महत्व अंग्रेजों को ध्यान में आया और उन्होंने 1843 में सिंध को हड़प लिया। सिख सत्ता की पराजय। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पंजाब में राजा रणजीत सिंह के हाथ में सत्ता थी। पंजाब में किसका सत्ता था? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका अल्पवयीन मतलब छोटा, 18 वर्ष के न हो उससे छोटा अल्पवयीन बेटा दलीप सिंह गद्दी पर बैठा। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका छोटा लड़का जो था दिलीप सिंह वो गद्दी पे बैठा और उसकी ओर से उसकी माँ जिंदन राज्य का प्रशासन चलाने लगी। परंतु सरदारों पर, जो वहां के सरदार थे, उनका अंकुश नहीं था उन पर, यानी जिंदन का और दलीप सिंह उनको क्या सोचते थे, ये तो औरत है, ये तो छोटा बच्चा, ये क्या कर लेंगे। वहां के जो सरदार लोग थे वो उनका बात नहीं मानते थे, उन पर उनका अंकुश नहीं था। यह अवसर पर के अंग्रेजों ने कुछ सरदारों को बहला फुसला के अपने पक्ष में कर लिया। अंग्रेज पंजाब पे आक्रमण करेंगे, अंग्रेज जो है पंजाब पे आक्रमण करेंगे, सिख लोग ऐसे सोचने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों पर ही आक्रमण कर दिया। जो सिख लोग थे वो क्या किया, अंग्रेजों पर, उनको लगा कि अब अंग्रेज आक्रमण कर दे कि इसके पहले हम आक्रमण कर देते, तो सिखों ने क्या किया, अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। सिख अंग्रेजों में हुए इस प्रथम युद्ध में सिखों की पराजय हुई। ये जो पहला युद्ध हुआ सिखों और अंग्रेजों में, तो किसकी हार हुई? अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने दलीप सिंह को गद्दी पे यथावत बैठाए रखा, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, दलीप सिंह को हटाया नहीं। दलीप सिंह कौन था? राजा रणजीत सिंह का बेटा। उनके बेटे को बैठाया। पंजाब में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। यह कुछ स्वतंत्रता प्रिय सिखों को मान्य नहीं था। अंग्रेज जो है बार बार आके राज्य में हस्तक्षेप करते थे, तो ये जो स्वतंत्रता प्रिय सिख थे उनको ये अच्छा नहीं लगता था। मुल्तान के अधिकारी मूलराज ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और इस युद्ध में हजारों सिख लोग इसमें आए, यानी लड़ने के लिए आगे आए। दूसरे युद्ध में भी सिख लोग हार गए। 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब प्रदेश को अपने राज्य के साथ जोड़ दिया। मराठों की सत्ता भारत में एक महत्वपूर्ण प्रबल सत्ता थी और मराठों को हराना, अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत में अपनी सत्ता की नींव को सुदृढ़ बनाया, मजबूत बना। मराठों को हराना इतना आसान नहीं था और उसको हराने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी सत्ता को मजबूत बनाया। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने मराठी सत्ता का पराजय किया, यानी उनके साथ कैसे युद्ध किया।